नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बीए डिपार्टमेंट, वीएसएसडी कॉलेज कानपुर। आज की जो हमारी वार्ता का विषय है वो है निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है और निर्देशन कितने प्रकार का होता है, परामर्श कितने प्रकार का होता है और उन दोनों में क्या मुख्य अंतर है तथा निर्देशन और परामर्श की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निर्देशन क्या है और परामर्श क्या है। पुराने समय से हम देखें तो अब तक हमारे समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ परिवर्तन के हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। उसे अत्यंत जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमें लगता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई हमारी इन समस्याओं का समाधान करे और हमें इस भंवर से बाहर निकाले। तो उसके लिए हमें एक रास्ता दिखाई पड़ता है, वो है निर्देशन। निर्देशन से अभिप्राय ये है कि निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाता है। निर्देशन वो सलाह है, वो हमारा साथी है जो व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। साथ ही साथ वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन से तात्पर्य यह है कि निर्देशन व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाता है। अब एक जो शब्द है वो सुनाई पड़ता है हमें, परामर्श। तो निर्देशन और परामर्श क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, उसको जानने के लिए हमें परामर्श को भी जानना पड़ेगा। परामर्श जो होता है वो निर्देशन का एक भाग ही है। निर्देशन को करने की एक विधि है परामर्श। परामर्श के द्वारा हम एक समय में दो व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्रार्थी। तो जब उन दोनों के जो वार्तालाप होता है जिससे कि किसी समस्या का समाधान होता है, तो वो परामर्श होता है। और अगर हम देखें तो दोनों में छोटे छोटे से कुछ अंतर निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात ये है कि निर्देशन के लिए किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम देखें परामर्श, परामर्श के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरा जो आपका निर्देशन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम परामर्श देखें तो परामर्श का एक समय निश्चित होता है। निर्देशन में एक या एक से अधिक व्यक्ति भाग ले सकते हैं। हम मतलब ये है कि निर्देशन व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है, लेकिन परामर्श में हमेशा व्यक्तिगत समस्याएं ही सुलझाई जाती हैं। मतलब हम परामर्श को ग्रुप में नहीं दे सकते। दूसरा एक अंतर ये भी आता है निकल कर कि परामर्श जो होता है वो हमेशा आमने सामने बैठकर ही दिया जाएगा। और मतलब पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हम परामर्श शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो निर्देशन होता है वो हम पत्र पत्रिकाओं द्वारा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो कुछ मौलिक अंतर हुए दोनों में, परामर्श और निर्देशन में। अब बात आती है कि जो निर्देशन होता है वो कितने प्रकार का होता है और क्यों हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो जीवन में कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं और इनके साथ साथ कुछ हमारी शैक्षिक जगत की भी समस्याएं होती हैं और तीसरी जो है हमारी वो व्यवसायिक जीवन की भी समस्याएं होती हैं। तो अगर हम देखें तो तीन तरीके का मुख्य रूप से जो निर्देशन होता है वो होता है। पहला होता है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा होता है हमारा शैक्षिक निर्देशन और तीसरा होता है हमारा व्यावसायिक निर्देशन। अब व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए हम लोगों को। तो जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो होता है हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्याएं या हमारे समाज से संबंधित समस्याएं, या जो व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं
जैसे हम देखते हैं कि आज के मतलब जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, माता पिता के बच्चों से संबंध सही नहीं हो रहते हैं, ये जिसको हम कहते थे जनरेशन गैप, है ना? तो अगर जनरेशन गैप है या पति पत्नी के आपसी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, या हम कहें कि हम लोग सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो जितनी भी हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनमें जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बन जाता है हमारा व्यक्तिगत निर्देशन। अच्छा, एक होता है हमारा जब हम बच्चे बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो घर का वातावरण एकदम मतलब चेंज हो जाता है। घर से निकल कर हम स्कूल के वातावरण में जाते हैं, वहाँ हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कौन से विषय चुनने चाहिए, और अधिकतर ये समस्या आती है 8वीं 9वीं के बच्चों को बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उस टाइम उनको अपना सारा जो शैक्षिक वातावरण है वो सब चेंज करना होता है। तो या हम कहें कि वहाँ पे क्लास में कैसे समायोजित हों, या किस तरह की बुक्स हम खरीदें, कैसे पढ़ाई करें। तो जो भी हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएँ आती हैं, उनमें हमारी भूमिका निभाता है हमारा शैक्षिक निर्देशन। जिसमें जो उस टाइम रोल प्ले करते हैं वो हमारे शिक्षक करते हैं, जो निर्देशनकर्ता के रूप में हमारी मुख्य मदद करते हैं। या हम देखें जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, वो हमारी मदद करते हैं, या कभी-कभी विशेषज्ञ लोग भी बुला लिए जाते हैं जो हमारी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इस उस टाइम जो रोल प्ले करते हैं निर्देशनकर्ता का, वो हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे सीनियर्स और हमारे एक्सपर्ट्स, ये सब क्या है जो शैक्षिक निर्देशनकर्ता का रूप निभाते हैं। फिर आते हैं जब हमारी शिक्षा पूरी होती है तो हमारे सामने एक मुख्य समस्या उभर कर आती है व्यवसाय की, कि हम कौन सा व्यवसाय चुनें और उस व्यवसाय के लिए तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमें अच्छा व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका है। व्यवसाय ऐसा है जो हमारी पूरी हमारे पारिवारिक जीवन को निर्धारित करता है, क्योंकि अगर अच्छा व्यवसाय मिलेगा, अच्छी इनकम होगी, तो हमारा समाज में, सोसाइटी में समायोजन अच्छी तरीके से होगा। तो हमें व्यवसाय कैसा लेना चाहिए, कौन से व्यवसाय हमारे लिए अकॉर्डिंग होंगे, किस तरह की व्यवसाय के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, या व्यवसाय अगर चुन भी लें या वहाँ नौकरी भी पा लें तो वहाँ समायोजित कैसे हों, अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बॉस हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, या हमारे छोटे जो हमसे जूनियर्स हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसा। और आजकल देखते हैं कि व्यवसाय में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं अगर हम अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अगर हम नौकरी से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसका जो प्रभाव होगा वो हमारे घर पर भी पड़ेगा। तो जितनी भी व्यावसायिक जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने के लिए हमें व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि 3 तरह का निर्देशन है, बाकी के बहुत सारे निर्देशन विभाजित कर दिए जाते हैं, जैसे आपके कह दिए कि स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन। तो ये सब क्या है, अगर हम कहें स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन या सामाजिक निर्देशन, तो अधिकतर हम मानकर चलते हैं कि हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक निर्देशन के अंतर्गत ही आ सकते हैं। अब हम जब स्टार्टिंग हमने करी थी तो हमने 2 शब्द लिए थे, काउंसलिंग भी लिया था हमने, तो हमें थोड़ा बहुत काउंसलिंग को भी जानना ज़रूरी है। परामर्श जिसको हम बोलते हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स, कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है, एक होता है काउंसलर, एक होता है क्लाइंट। काउंसलर क्या होता है, जो हमारी समस्या का समाधान करता है। क्लाइंट क्या होता है, जो हमारे पास समस्या लेकर आता है। जैसे अगर किसी उसमें हम काउंसलर बन सकते हैं तो दूसरे फेज़ में हम क्लाइंट भी बन सकते हैं, हमारी भी अपनी व्यक्तिगत शैक्षिक या व्यावसायिक समस्याएं हो सकती हैं। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि थोड़ी सी समस्या जटिल हो जाती है, सामान्य से थोड़ी हट जाती है, जिसमें कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। काउंसलिंग बहुत प्रकार से होती है, जैसे हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक काउंसलिंग, अगर किसी समस्या को हम जानना चाहें, डायग्नोज करना चाहें, या फिर कोई होती है एक ट्रीटमेंट काउंसलिंग, कि अगर किसी में हम उपचार करते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं और उपचार लेकर आते हैं, तो हमारी ट्रीटमेंट काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। मैरिज काउंसलिंग, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं के लिए जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी होती है मैरिज काउंसलिंग। और हम देखें तो क्या पाते हैं कि जो स्वरूप के अनुसार है, वो है हमारी 3 तरह की काउंसलिंग है। सबसे पहली है हमारी डायरेक्टिव, जो दूसरी है हमारी नॉन डायरेक्टिव,
और तीसरी है हमारी एक्लेक्टिव डायरेक्टिव निर्देशात्मक परामर्श, जिसमें कि काउंसलर का रोल ज़्यादा होता है और क्लाइंट का रोल कम होता है। सब कुछ डिसीज़न जो भी कुछ निर्णय होते हैं वो काउंसलर के ऊपर निर्भर होते हैं। काउंसलर का प्रभुत्व ज़्यादातर वही ज़्यादा बोलता है, क्लाइंट तो चुपचाप थोड़ा-सा सुनता रहता है। तो जो हम केंद्र मान के चलें, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, निर्देशात्मक काउंसलिंग है, उसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो काउंसलर की होती है। उसके पश्चात आती है हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें कि काउंसलर का रोल थोड़ा-सा कम होता है और जो क्लाइंट है, जो सेवार्थी है, जो समस्या लेकर आया है, जिसकी समस्या है, उसकी भूमिका ज़्यादा रहती है। वो उसका पक्ष थोड़ा मजबूत होता है, वो ज़्यादा बोलता है और उसका मन है कि वो जो काउंसलर एडवाइस दे रहा है उसको माने या ना माने। ये सब अधिकतर निर्भर करता है क्लाइंट के ऊपर या सेवार्थी के ऊपर या जो काउंसलिंग लेने आया है। तीसरी है हमारी एक्लेक्टिव काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं समन्वित काउंसलिंग या समाहारक भी कहीं लिखा रहता है। तो तीसरी में क्या होते हैं कि काउंसलर और क्लाइंट दोनों का ही रोल अहम होता है, दोनों के पक्ष मजबूत होते हैं, दोनों को ही अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है और डिसीजन जो होता है वो दोनों की सहमति से ही होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 तरह की काउंसलिंग हम पढ़ सकते हैं। पहली है डायरेक्टिव, दूसरी है नॉन डायरेक्टिव और तीसरी है एक्लेक्टिव। तो हम देखते हैं कि निर्देशन और परामर्श सेवाओं का आज के जटिल युग में बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है। इनकी भूमिका इतनी बढ़ गई है कि हमें हर वक़्त किसी न किसी सलाह की ज़रूरत होती है। हम मानते हैं कि हमारे अंदर अगर हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें या हम अब देखें तो हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरे की सपोर्ट को महसूस करना चाहते हैं। हम सोचते हैं हमारा काम तो कोई दूसरा कर दे। तो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम हमेशा दूसरों पर ही निर्भर करें। कोशिश ये करें सबसे पहले अपनी काउंसलिंग स्वयं करें, अपने को स्वयं निर्देशित करें। उसके बाद भी अगर रास्ता नहीं निकल पाता तो हमें दूसरों की सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि आज के जो भी हमारा समय चल रहा है, इस टाइम जितना भी सेंसिटिव पीरियड चल रहा है, हमें निर्देशन और परामर्श सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है और इनका हमारे जीवन में अच्छे से उपयोग भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद।